नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महासंग्राम 2024। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, ताल ठोक रही हैं और ऐसे में जिस तरीके से चुनावी कैंपेन आगे बढ़ रहा है, इसमें खूब सियासी वार पलटवार देखने को मिल रही हैं। चुनावी दंगल में एक पहलवान भी हैं जो दम ठोक रही हैं दक्षिणी दिल्ली से, और दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सही राम पहलवान, वो चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। बात करते हैं उनसे आज इस खास प्रोग्राम में। आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सही राम पहलवान जी, ये जो चुनावी मुकाबला है, इस सीट पर आप चुनाव मैदान में हैं और ये काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है दक्षिणी दिल्ली की। आम आदमी पार्टी की ओर से आप पर दांव लगाया गया है। दंगल में क्या तैयारी की है आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करूंगा। उसके बाद इंडिया गठबंधन का धन्यवाद करूंगा कि इतने बड़े गठबंधन के बाद अगर मेरे पे विश्वास जताया है तो मेरी पूरी मेहनत रहेगी, कोशिश रहेगी कि इस सीट जीत के मैं उनकी झोली में डालूँ। और ये जो सीट है और ख़ासतौर से दक्षिणी दिल्ली का जो इलाका है, इसमें क्या आप देख रहे हैं अपने लिए संभावना, क्या दिख रहे हैं आप? देखिए, दक्षिणी दिल्ली में मेरे को मिला के 9 विधायक हैं, 22 काउंसलर हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी ताकत में दक्षिणी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्ट्रेंथ है। वो जिताने के लिए तत्पर बिल्कुल लगी हुई है मेहनत से। और जो आपने अपना सियासी सफ़र शुरू किया, जिस तरीके से कांग्रेस से बीएसपी और ये जो पार्टियां रही हैं, उसके बाद आप आम आदमी पार्टी की, ये जो फ़र्क देखते हैं राजनीति में और जिस तरीके से अलग राजनीति का नारा दिया आम आदमी पार्टी ने, क्या फ़र्क देखते हैं अलग पार्टियों में और इस नई पार्टी में? देखिए, और पार्टियों में हमें काम के लिए नेताओं के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के पीछे जाना पड़ता था। इसमें यह कि जो हम सोच के जाते हैं उससे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो काम करके रखे हुए हैं, हम सोच के जाएंगे कि हमें अपने यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दीजिए, वो पहले बता देंगे जाते ही क्या सही राम तुम्हारे यहाँ के लिए इतने मोहल्ला क्लिनिक तैयार है, टेंडर हो चुका है, जाके उन्हें बनवा लो। बस के लिए जाते हैं, आपके यहाँ इतने बजट शुरू कर दिए। पानी के लिए जाते हैं, आपके यहाँ इतने ट्वेल्वों का पास करा दिया है। ऐसी उनकी सोच ऐसी है कि हमारे जाने से पहले ही उन कामों को तैयार रखते हैं। तो जो काम आप जो वादे लेकर जा रहे हैं, एक पार्षद के तौर पर आपने राजनीतिक सफ़र तय किया है, उसका कितना लाभ आपको मिलेगा? देखिए, पार्षद वो सबसे छोटी सीट है और जितना पार्षद लोगों के टच में रहता है, बीच में रहता है, जितना लोगों की समस्याओं को समझ सकता है, वो एक शुरुआत में सबसे ज़्यादा लोग पार्षद के पास समस्या लेके जाते हैं। तो इसलिए चाहे गांव हो, कॉलोनी हो, झुग्गी बस्ती हो, उसमें अगर वो काम किया है उसने, तो सबसे ज़्यादा उसी के केंद्र रहता है उसका। आपको इसका फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है? पार्षद से आपने शुरुआत की है, ज़मीनी हकीकत आप समझते हैं, तो इसलिए जनता से अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पा रहे हैं आप? देखिए, जब मैं पार्षद था तो मेरे यहाँ 3 तरह की भूमिकाएँ थी। गाँव था, झुग्गी झोपड़ी थी, अनऑथराइज कॉलोनी थी। तो उनकी सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, तो उनका समाधान भी आपको अलग अलग तरीके से ही करना पड़ेगा। एक सांसद की भूमिका में, चूँकि लोकसभा का चुनावी मुकाबला है, तो फ़र्क तो आता ही है, एक अंतर तो होता ही है। अगर आप ज़मीनी मुद्दों की बात करें, राष्ट्रीय मुद्दे भी रहते हैं। आप किन मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र में? क्या बड़े मुद्दे हैं जिनको आप इस चुनावी मुद्दे बनाकर चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 2014 में भारतीय जनता पार्टी का नारा था, एक बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज आप महंगाई कम हुई है या ज़्यादा हुई है? आज लोग नाप रहे हैं इस चीज़ का, आकलन कर रहे हैं कि 2014 में जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये में था, आज वो 1200 रुपये का है। आकलन कर रहे हैं। दूसरा था सरकारी नौकरी का मुद्दा। बीजेपी का वादा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। आज 20 करोड़ नौकरी देनी चाहिए उन्हें 10 साल में, एक आदमी को भी दी, बल्कि नौकरियां ख़त्म कर दी। C4 से लेकर एयरपोर्ट तक तो गिरवी रख दिया। आर्मी में हमारे लोग भर्ती होते थे, दिल्ली देहात के लोग मिलिट्री में भर्ती होते थे, इच्छा रहती थी, आज उसमें वो अग्निवीर लिया है। आज जो महंगाई पे बात करता है देशद्रोही है, जो रोजगार पे बात करता है देशद्रोही है। आखिर सरकार करना क्या चाहती है? तो ये बड़े मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें अगर, वो क्या मुद्दे हैं जो इस लोकसभा क्षेत्र पर असर डाल रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरत है क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है साउथ दिल्ली लोकसभा में। 50 से ऊपर गांव हैं, 70 से ज़्यादा अनऑथराइज कॉलोनी है, करीब 400-500 के करीब झुग्गी झोपड़ी कैंप है। इनके बीच में कहीं भी कुछ बड़ा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है।
सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये रहेगा, अगर साउथ दिल्ली के लोगों ने हम पे विश्वास दिया और जिताए तो सबसे, क्योंकि डीडीए के पास बहुत ज़मीन है साउथ दिल्ली में, ग्रामीण क्षेत्र रहा है, डीडीए के पास ज़मीन है। सबसे पहला काम होगा हमारा कि डीडीए से ज़मीन लेके दिल्ली सरकार से एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाने की योजना रहेगी। दूसरा, क्योंकि हमारे पास स्कूल तो हमने बनाए हैं, लेकिन डीडीए से ज़मीन ना मिलने के कारण कुछ और बनाने थे जो वो रुके हुए हैं, उनके लिए डीडीए से ज़मीन उपलब्ध करा के स्कूल बनाना, और एक बिल्कुल साउथ दिल्ली के कहीं सेंटर में एक स्टेडियम बना। हमारी 3 प्राथमिकताएं सबसे ज़रूरत ज़्यादा रहेंगी। और अगर देखें तो इस लोकसभा क्षेत्र की बात करें, 9 विधानसभा आम आदमी पार्टी के कब्जे में है। एक विधानसभा जो है बदरपुर, वो आपके विरोधी और उम्मीदवार भी हैं अब तो, रामवीर विधुड़ी। तो एक बड़ा मुकाबला बनेगा। रामवीर विधुड़ी की चुनौती को कैसे देखते हैं आप? देखिए, रामवीर विधुड़ी की कोई चुनौती नहीं है। मैं रामवीर विधुड़ी जी को बदरपुर में करीब 25,000 से हरा के आऊँगा। आप खुद तुगलकाबाद से विधायक हैं, तो आप विधायक के तौर पर जिस तरीके से कामकाज करते हैं, और जब आपको ये टिकट मिला है लोकसभा का, तो ये एक चुनौती बन जाती है इस सीट पर जीत हासिल करना, क्योंकि सही राम पहलवान पर अगर दांव लगाया आम आदमी पार्टी ने तो काफ़ी सोच विचार किया होगा। इंडिया गठबंधन के आप उम्मीदवार हैं। देखिए, मैंने अभी बताया ना आपको, मैं बदरपुर विधानसभा में ही उन्हें हरा के आ रहा हूँ। तुगलकाबाद की तो आप बात छोड़ दो, मैं तो तुगलकाबाद गांव में उन्हें हरा रहा हूँ। उनके गांव में पर्सनल गांव है जहाँ वो पैदा हुए, वहीं उनको हरा के आ रहा हूँ मैं। बाकी साउथ दिल्ली की तो आप बात छोड़ दें। लेकिन बीजेपी ने सोच समझकर तो बदला है ना, रमेश विधुड़ी की जगह रामवीर विधुड़ी के लाए हैं, तो काफ़ी विचार मंथन तो किया होगा, पूरा एनालिसिस किया होगा, सर्वे किए होंगे। देखिए, अब उन्होंने क्या सर्वे किया, क्या मंथन किया, उनका खुद का कहना है कि 70 साल के बाद नेता को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी का वो है, स्लोगन है। उनका कहना है कि 70 के बाद आदमी की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक है, इस पैटर्न पर जाकर उन्होंने कितनी बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के उनको दे दिया कि आप हमारा मार्गदर्शन करो। तो ये रामवीर जी 70 से छोटे हैं क्या? आज वो 74 साल के हैं। यही मंथन किया था। क्या मंथन किया भारतीय जनता पार्टी ने? एक तरफ वो खुद कहते हैं कि 70 साल से ज़्यादा की उम्र के उम्मीदवार को हम टिकट नहीं देंगे, एक तरफ 74 साल के उम्मीदवार को टिकट दे के भेज रहे हो आप। ये तो लोग सोच रहे हैं ना इस बात को। तो अगर बीजेपी टिकट नहीं बदलती, रमेश विधुड़ी मैदान में होते, तब चुनौती आसान होती या अब चुनौती ज़्यादा आसान है? नहीं, देखिए, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हम आम आदमी की विचारधारा से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 9 साल में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो विकास का मॉडल तैयार किया दिल्ली में, और अब पंजाब में वही विकास का मॉडल शुरू हुआ है, हम उस पर जा रहे हैं, उस पर लोगों के वोट मांग रहे हैं। और अगर देखें आप सही राम पहलवान जब जुड़ता है शब्द, तो कहते हैं कि राजनीति में दांव पेच अलग अंदाज में लड़े जाते हैं और अखाड़े के दांव पेच अलग होते हैं। इनमें क्या फ़र्क है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर नहीं, ये लोगों की अपनी सोच, अपनी धारणा है। देखिए, जब पहलवान फाइट करता है तो सामने वाले पहलवान की आंखों की पुतलियों से पता कर लेता है कि ये पहलवान अब कहाँ जाने वाला है। तो राजनीति तो बहुत उसकी होगी ना। आज हमारे मुद्दे क्या हैं, हमारा काम क्या है, ये सोचने की बात है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल के दम पे जिन्होंने काम किया है, उस लोगों से वोट मांग रहे हैं। वो जाति और धर्म पे वोट मांग रहे हैं, तो लोग सब समझ रहे हैं ना आज। लेकिन राजनीति की पिच हमेशा कठिन होती है कहा जाता है, और इसीलिए यहाँ पर मुद्दों की भरमार है। और दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो निश्चित तौर पर अलग अलग मुद्दे हैं, लोगों की अपनी समस्याएं हैं, चाहे वो अतिक्रमण की बात हो, पार्क ना होने की समस्या हो, अलग अलग मुद्दे हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो असर डालेंगे इस लोकसभा क्षेत्र पर। उसके लिए क्या विजन आपने तैयार किया है? देखिए, अगर आपके नेता की नीति ठीक है, आपके नेता की नीयत ठीक है, और जो आदमी चुनाव लड़ रहा है उसकी नीति ठीक है और नीयत ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी कौन सी समस्या जिसका समाधान नहीं है? हर समस्या का समाधान, लेकिन आपकी नीति और नीयत ठीक होनी चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं इस समस्या का समाधान करने में सक्षम हूँ, मुझे ये करनी है। और अगर आप देखें तो अभी तक तो त्रिकोणीय मुकाबला रहता था दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। अब ये 2 कोणीय मुकाबला, सीधा मुकाबला, यहाँ पर या तो कांग्रेस के उम्मीदवार या फिर जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार
बीजेपी के साथ सीधे टक्कर में। इस सीट पर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा जो कांग्रेस के साथ गठजोड़ है, संयुक्त जो उम्मीदवार आप यहाँ पर घोषित हुए हैं, उसका कितना फ़ायदा आप देखते हैं? देखिए 101% फ़ायदा है इसका, सीधे सीधे फ़ायदा है। और दूसरा, आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे पिछला, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने टक्कर हुई है, वहाँ आम आदमी पार्टी जीती ही जीती है। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद सौदा है अगर ये डील हुई है, यानी इंडिया गठजोड़ साथ आया है दिल्ली में, तो ये आपको राजनीतिक तौर पर फ़ायदा पहुंचाएगा इस सीट पर? देखिए, जब ये फैसला हुआ है तो जो राजनीतिक के धुरंधर हैं, जो राजनीति के पक्षधर हैं, जो जानते हैं राजनीति करना, उन दो बड़े लोगों की बातें हैं जी। अगर उन्होंने गठबंधन किया तो कुछ ना कुछ सोच समझ के किया होगा। और अगर देखें जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो विरोध भी है, ख़ासतौर से कांग्रेस की बात करें, उनके अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा भी दिया। अलग सोच थी कि कहीं ना कहीं एकजुट कार्यकर्ता रह पाएगा नहीं, ये बड़ी चुनौती है। इस सीट पर क्या समीकरण आपको लग रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं का क्या रुख रहा? देखिए, मुझे नहीं पता आपने अभी जो मेरी जनसभा हुई है मांडी गांव में, उसके फ़ोटो देखेंगे नहीं देखे, आप उस पर देखते, इंडिया गठबंधन के जितने भी संगठन के लोग हैं सब आज एक मंच पे थे और पूरी तरह से ऐसी गर्मी में भी वो मेरे साथ प्रचार कर रहे हैं, तो इसको क्या मानोगे आप? तो ये एक फ़ायदेमंद सौदा है आम आदमी पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। अगर देखें आप जिस तरीके से इस वक्त अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आपके जेल में हैं और वो चुनाव प्रचार में नहीं हैं, मामला अदालत में चल रहा है, इसका कितना नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है ज़मीन पर? देखिए, मुझे उससे नुकसान नहीं, मुझे फ़ायदा है। आज लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है कि 9 साल से आपके काम, जो आदमी लगातार आपके लिए आवाज़ बन के खड़ा है, लगातार आपकी सेवाओं में खड़ा है, आज उस आदमी को जेल में डाल दिया। उसका क्या कसूर है? पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दी, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, अच्छे हॉस्पिटल बनवाए, महिलाओं के लिए बस फ्री करी, महिलाओं के लिए अब 1000 रुपये, 18 साल से बड़ी जैसी हमारी बहन बेटी होगी, 1000 रुपये हर महीने के उसके बजट का इंतजाम करके गया। यही कसूर है उसका। तो इसलिए आपको लगता है कि वोट की चोट जो है उसके जरिए जवाब दिया जाएगा? देखिए, मुझे उम्मीद है भगवान की कृपा से 25 मई से पहले पहले अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में होंगे। और उनकी जहाँ तक कमी की बात है, उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी कल मेरे ही यहाँ देवली विधानसभा में, मेरी लोकसभा क्षेत्र में शाम को 4 बजे पदयात्रा करने आ रही हैं। और सुनीता केजरीवाल जी के बारे में कहा जा रहा है उनको उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी है, इसका भी विरोध बीजेपी की ओर से देखने को मिला है, परिवारवाद का जिक्र वो कर रहे हैं। बीजेपी के लोग परिवारवाद की बात किस तरह से कर सकते हैं? क्या उन्हें यह अधिकार है? आज बृजभूषण का टिकट काट के उसके बेटे को दे दिया, क्या फर्क पड़ गया? देश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं क्या बीजेपी के लोग? अमित शाह का बेटा आज कहां बैठा हुआ है? कभी क्रिकेट के बल्ला पकड़ा है उसने? उनके बीजेपी के कितनी सांसदों के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं आज, कितनी सांसदों के बेटे विधायक आज? वो परिवारवाद नहीं है, खाली उन्हें यही कि परिवारवाद दिखता है। ये उनकी मानसिकता बताती है कि उनकी मानसिकता क्या है। अब पहलवानों का मुद्दा ले आए हैं, पहलवान है तो ये मुद्दा तो आना था, और ये सवाल भी मुझे पूछना था आपसे। ये जो आंदोलन हुआ था और जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह का मुद्दा उठा था, ये इस सीट को कितना प्रभाव डालेगा? क्योंकि जो बॉक्सर विजेंद्र थे अब वो पाला बदल के तो बीजेपी में चले गए हैं, तो वो तो चुनाव लड़ चुके हैं, हारे भी हैं कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन अगर देखें इस सीट पर, क्या ये पहलवानों का मुद्दा आपके लिए एक बड़ा मुद्दा है? इसको आप लगातार उठा रहे हैं। देखिए, आपने मेरे से इतने क्वेश्चन कर लिए, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। हम तो सवाल पूछते हैं, ये अधिकार हमें है। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करके एक क्वेश्चन का उत्तर आपसे लेना चाहता हूँ खाली। पहलवान की चर्चा हुई जब हमारी वो बेटियां, हमारी वो बहनें या हमारे पहलवान जब एशिया में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड में जब वो मेडल लेके, तिरंगा लेके चलते हैं, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि उन पहलवानों को जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया जंतर मंतर पे, पुलिस से जबरदस्ती पिटवा के उठवा के थानों में बंद किया। जब वो तिरंगा फहराते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जब वो अपनी बात रखते हैं तो पुलिस द्वारा उन्हें पिटवा के, डंडों से पिटवा के थानों में बंद कर किया जाता है। मैं तो कहूँ इन्हें शर्म आनी चाहिए। तो ये जो खिलाड़ियों की बात है, और सही राम पहलवान तो खुद खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए क्या करने वाले हैं आप?
देखिए मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं जानता हूँ कि एक प्लेयर के लिए क्या करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा ना, एक स्टेडियम की ज़रूरत है यहाँ। इसीलिए क्योंकि आज हमारे बच्चे हैं, साउथ दिल्ली देहात के नाम से सीट जानी जाती है। यहाँ अभी जब मैं पदयात्राएं करता हूँ, सभाएं करता हूँ, कितने ही बच्चे मुझे नौजवान स्टेट लेवल के पहलवान भी हैं, रेसलर, कबड्डी के भी प्लेयर हैं, रेस के भी हैं, वो रोडों पर प्रैक्टिस करते नजर आते हैं। तो रोड पे कोई भी दुर्घटना हो सकती है ना, आज उनके लिए स्पेस चाहिए। आज हमने देखा है ख़ासतौर से बाहरी दिल्ली की सीट का इलाका है और यहाँ पर खेत तो सिमटते जा रहे हैं, लेकिन कॉलोनियाँ और फार्म हाउस वो बनते जा रहे हैं। इनसे स्थानीय लोगों को बड़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए क्या फार्मूला है आपके पास? इसके लिए भी पहले बने तो सही, जिताओ तो सही, तभी तो फार्मूला बनाएंगे। नहीं, फार्मूला तो जनता को बताएंगे, जनता सुनेगी तभी तो वो मन बनाएगी। जनता फैसला कर चुकी है, जनता फैसला कर चुकी है। और देखिए, आप कहते हो खेत सुकड़ते जा रहे हैं, हर आदमी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना काम कर रहा है। जितनी उसकी ज़रूरत है उतना वो रख रहा है, नहीं बाकी अपने परिवार को, उसके 10 काम और भी हैं, और भी बिजनेस करना चाहता है, उसके हिसाब से हर आदमी अपना सेटल कर रहा है अपना आप को। ये जो दक्षिणी दिल्ली है और इसमें बाहरी इलाका, ग्रामीण क्षेत्र है, गांव है, और इस सीट पर जो जाति समीकरण है वो क्या आपको अपने पक्ष में लग रहे हैं? क्योंकि जो ख़ास तौर से अगर देखें तो इसमें पूरा हिंदू बेल्ट और उसमें 85% गुर्जर बहुल इलाके क्षेत्र, इनका क्या जातीय समीकरण क्या पक्ष में जा रहा है आपके? देखिए, मैं आज एक जाति के लिए बात नहीं करता, मुझे आज 36 जातियों का, 36 बिरादरियों का समर्थन है। कल एक विशेष जाति की बात नहीं करता मैं, मुझे तो सबके लिए काम करना है। SC ST OBC अपर कास्ट ब्राह्मण, मुझे तो सबके लिए काम करना है। मैं जाति देख के वोट थोड़ी मांगने आया हूँ, जाति देख के काम थोड़ी करूँगा आगे। वो क्या वजह रही कि बीजेपी लगातार 2 बार यहाँ से जीतने में कामयाब रही? अगर यहाँ पर देखें 2014 से और 2019 का मुकाबला देखें, वो लगातार यहाँ से जीत हासिल की, तो तीसरी बार उन्होंने कैंडिडेट को बदल दिया है। तो ये क्या फ़र्क देखते हैं आप कि लगातार 2 बार बीजेपी का दबदबा यहाँ इस सीट पर रहा है और इस बार बदले हुए चेहरे के साथ मैदान में? देखिए, प्राकृतिक का नियम है परिवर्तन। आज किसी पार्टी के वो नहीं है, आज जनता परिवर्तन चाहती है। आज जनता परिवर्तन चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहती है। आज महंगाई पर बात करो, जेल में डाल देंगे। रोजगार पे बात करो, जेल में डाल देंगे। किसान की बात करो, जेल में डाल देंगे। हमारा संविधान क्या कहता है? लेकिन जो नेता और ख़ास तौर से जिस तरीके से करप्शन को मुद्दा बनाया गया था और जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि ये जो करप्शन की बात है उसमें आपकी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, आपके नेता जिस तरीके से जेल गए हैं, अदालत से राहत नहीं मिली है, ये मुद्दे एड्रेस करने पड़ रहे हैं आपको। उम्मीदवार के तौर पर क्या कठिनाई आ रही हैं? देखिए, करप्शन किया होता तो संजय सिंह जी बाहर नहीं होते। आज हर मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं संजय सिंह जी आए ना बाहर। अभी अरविंद केजरीवाल भी बाहर आने वाले हैं। देखिए, जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के कर रही है, केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है, आज सबको नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, जिसके लिए कहते थे इसको जाते ही हम जेल में बंद करेंगे, आज उनके साथ खड़ा है ना। कर्नाटक में क्या हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया वो दूध का धला हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा, उसे आप जेल में डाल दोगे। कहाँ रह गया लोकतंत्र? एक विधायक के तौर पर अपनी भूमिका आपने निभाई है, पार्षद के तौर पर भूमिका निभाई है, और अब तैयारी लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर और लोकसभा पहुंचने की तैयारी के तौर पर। ये जो सफ़र है इसको कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ाने के लिए चुनौती भी है, जनता के बीच जा रहे हैं आप। क्या फीडबैक मिल रहा है आपको और जनता आपसे क्या अपना फीडबैक दे रही है, क्या मांग कर रही है? देखिए, जनता तो खाली इतना ही कह रही है कि एक बार हमारे बीच में आओ, खाली एक बार हम आपका चेहरा देखना चाहते हैं। हम अरविंद केजरीवाल जी के 9 साल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं उन पर आपको वोट देंगे। अभी तक कितने क्षेत्रों को आपने कवर किया है कैंपेन में? क्या कठिनाइयाँ आपको आई हैं और क्या आपने स्ट्रेटजी चेंज की है रणनीति को लेकर? नहीं, मेरी कोई स्ट्रेटजी चेंज नहीं है। एक ही है, सुबह उठो, जनता के बीच में जाओ, जनता की सेवा करो, जनता के काम पूछो और जो हो सकता है उसकी समस्या का समाधान करो।
लोगों की आम समस्या और उनके स्थानीय मुद्दों उन पर क्या लोग फोकस कर रहे हैं, क्या आपसे मांग रहे हैं? नहीं, उसमें जो आम समस्या है उसके लिए मैंने बताया ना, हम 9 विधायक हैं, 22 पार्षद हैं, सब काम मिलकर काम कर रहे हैं, जो समस्या उसका समाधान भी साथ साथ कर रहे हैं। और इस चुनावी मुकाबले में ख़ास तौर से अगर देखें तो राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी हैं, तो स्थानीय मुद्दों के साथ जो तालमेल होना चाहिए और राष्ट्रीय मुद्दे हावी दिखाई देंगे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे भी उस पर पूछा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो ऐसे इशू हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, उस पर असर डालते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया ना, महंगाई पे बात करोगे तो जेल जाओगे, रोजगार पे बात करोगे तो जेल जाओगे, ये राष्ट्रीय मुद्दे ही तो हैं। नौकरी की बात करोगे, आपको अग्निवीर बना देंगे, अग्निवीर बन के क्या करेगा वो आदमी? कितने दिन की सर्विस है? 4 साल की। 19 साल का भर्ती होगा, 23 साल का रिटायर होकर आ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा बच्चा? क्या भविष्य रहेगा उसका? आज लोग पूछ रहे हैं बीजेपी से। और यहाँ की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब हम इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, तो अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे आप? मैं साउथ दिल्ली के अपने बुजुर्गों से पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहूँगा। नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इस संघर्ष में मेरे साथ शामिल हो, से जीतें। क्योंकि पिछले 9 साल में जो केजरीवाल जी ने मॉडल तैयार किया, विकास किया है, आज हमें ज़रूरत है कि हम यहाँ इस सीट से जीत के अरुण जी केजरीवाल जी के सपनों को पूरा करें। और अगर इन सपनों में कोई रुकावट आती है, उसको दूर करने के लिए ख़ास तौर से जो एक फार्मूला होता है राजनीति में, कहा जाता है कि उसमें हम लीक से हटकर काम करते हैं, वो लीक से हटकर काम करने का क्या वादा होगा आपका? देखिए, हम लीक से हटेंगे ही नहीं ना, लीक से हटने का मतलब ही नहीं है। हम तो लीक पे चल के लोगों का काम करेंगे, संविधान के तहत लोगों का काम करेंगे, मान सम्मान के साथ लोगों का काम करेंगे। आज बड़ा मुद्दा बना हुआ है संविधान बचाओ, और संविधान के लिए ज़रूरी है कि उसमें लोग इसमें इनकी बातों को समझें, 400 पार का नारा, उसकी हकीकत को समझें। ये कितना असर डाल रहा है संविधान बचाने का जो वादा है विपक्ष की ओर से किया जा रहा है? संविधान बदला नहीं क्या उन्होंने? वो तो कहते हैं विपक्ष ने भी बदले हैं, कई बार संशोधन किए हैं। नहीं, क्या संशोधन किया है? सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आई, लोकसभा में, राज्यसभा में प्रस्ताव पास करके उसको खत्म कर दिया ना। कहाँ रह गया लोकतंत्र? अभी चंडीगढ़ में आपने मेयर का चुनाव देखा, पूरी दुनिया ने देखा, क्या रहा उसमें? फिर भी गठबंधन का प्रत्याशी जीता। तो आज लोग देख रहे हैं किस तरह से संविधान की हत्या कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं उनसे, आज उनके पास जवाब नहीं है। बीजेपी ये भी कहती है कि दिल्ली में तो गठजोड़ होता है लेकिन पंजाब में नहीं होता, ये राजनीतिक अवसरवादिता है। बीजेपी का गठबंधन, अगर हमारा 26 पार्टियों से गठबंधन है, ये 26 पार्टियों का गठबंधन है, बीजेपी का 38 पार्टियों से गठबंधन है, उसका गठबंधन जायज है, हमारा ना जायज है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? और जो वो कहें वही सब माने, उनके आदेश का पालन करते रहे, वो जो कहेंगे वो सच कहेंगे। लेकिन एक राज्य में गठजोड़ और एक में नहीं, ये हमारे शीर्ष नेता है जो, उनका फैसला है। अब इस क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर? सीधा मैसेज, आप जनता से कनेक्ट हैं, आप अपना मैसेज दे सकते हैं। मैं तो क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आने वाली 25 मई को अपना एक एक कीमती वोट झाड़ू का बटन दबा के अपने भाई को, अपने बच्चे को आशीर्वाद देंगे, प्यार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सही राम पहलवान वाकई पहलवान है, न सिर्फ वो यहाँ पर अखाड़े के पहलवान हैं बल्कि राजनीति के पिच पर भी एक सधे हुए अंदाज में अपने दांव पे चलते हुए नजर आए हैं। अब जनता जनार्दन को फैसला करना है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है, इसमें लगातार नए नए दांव पेच देखने को मिल रहे हैं। ये उम्मीदवार पर निर्भर करता है कि वो इस चुनावी मुकाबले में अपने आप को कैसे साबित कर पाता है और जनता के बीच कैसे अपने आप को आगे लेकर जा सकता है, संसद तक का सफ़र तय कर सकता है। तो इस खास एपिसोड में आज बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और आज दीजिए हमें अपनी पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।